हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी लोग आप लोग तैयारी कर रहे होंगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम की, क्योंकि अब तो आप सभी लोगों के पास बहुत टाइम भी है और बहुत अच्छे से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी यूनिट 5 चल रही है। यूनिट 5 का पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो चुका है और अगले वीडियो में हमने पार्ट बी शुरू किया था। पार्ट बी में यहाँ पे हम करिकुलम पढ़ रहे हैं। यूनिट 5 में करिकुलम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं करिकुलम को स्टडी कर रहे हैं। करिकुलम में हमारा पाठ्यचर्या अभिकल्प के मॉडल, हमने आपको बताया था कि मॉडल क्या होता है, पाठ्यचर्या अभिकल्प क्या होता है, मतलब करिकुलम डिज़ाइन क्या होता है एंड करिकुलम मॉडल क्या होते हैं। ठीक है, इसमें हमने आपको बताया था कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट केंद्रित, स्टूडेंट्स केंद्रित एवं प्रॉब्लम केंद्रित। ठीक है, प्रॉब्लम सेंटर। इसके बाद इसमें आपको पढ़ना है परंपरागत तथा समकालीन मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है परंपरागत तथा समकालीन मॉडल, ट्रेडिशनल मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को परंपरागत मॉडल पढ़ना है एवं समकालीन मॉडल पढ़ना है एवं शैक्षिक विषय आधारित मॉडल। ठीक है, तो हमारा यूनिट 5 चल रहा है। यूनिट 5 का पार्ट बी। ठीक है, हर पार्ट में 4 पार्ट होते हैं। हर यूनिट में आपके 4 पार्ट है। यूनिट 5 का पार्ट बी चल रहा है। पार्ट बी कंप्लीट हो चुका है। जिसने भी नहीं देखा हुआ है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका सबसे पहले आता है परंपरागत मॉडल। ठीक है, ट्रेडिशनल मॉडल। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बेस मॉडल। ठीक है, परंपरागत मॉडल। परंपरागत मॉडल, ट्रेडिशनल बेस मॉडल। ठीक है, तो इसको कहते हैं परंपरागत। इसको आपको इससे ही समझ में आ रहा, परंपरागत। ठीक है, जो परंपरा से हमारा चला आ रहा है, जो हमारा प्राचीन काल से चला आ रहा है वो मॉडल। ठीक है, परंपरागत मॉडल इसको बोलते हैं। तो जो मॉडल होता है ये कैसा विषय केंद्रित मॉडल होता है। ठीक है, विषय केंद्रित मॉडल होता है। ये छात्र केंद्रित नहीं होता है। ठीक है, छात्र केंद्रित नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे छात्र के अनुसार जो करिकुलम होता है वो तैयार नहीं किया जाता है। यहाँ पे जो भी तैयार किया जाता है और इसको बनाने वाला कौन होता है, जो टीचर होता है, जो एक्सपर्ट होता है। ठीक है, जो एक्सपर्ट होते हैं उस मॉडल को तैयार करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी कि जो हमारी शिक्षा होती है। ठीक है, शिक्षा 2 तरीके से होती है। ठीक है, एक होती है हमारी औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल। औपचारिक शिक्षा होती है। दूसरी होती है इनफॉर्मल, अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा, इसको इनफॉर्मल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी औपचारिक होती है और अनौपचारिक होती है। तो जो आपकी औपचारिक फॉर्मल होती है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी चीज़ें होती हैं सभी आपकी निश्चित होती है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या टाइम होता है, ठीक है, कंटेंट होता है, विषय वस्तु। इसमें क्या होता है कि आपको एक टाइम के अंदर अपनी विषय वस्तु को पूरा करना होता है। ठीक है, चाहे वो एक कोर्स जो होता है, कोर्स का टाइम होता है, क्लास होता है, सभी चीज़ें क्या होती हैं, निश्चित होती हैं। क्लास होता है और जो स्कूल होता है, एक मतलब उसी के अंदर आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि जो सारी चीज़ें कैसी औपचारिक रूप में। ठीक है, जो विद्यालय है, विषय वस्तु है, टीचर है, ये औपचारिक रूप से आपको फेस टू फेस, ठीक है, फेस टू फेस टीचिंग जिसको बोलते हैं। तो इस यहाँ पे सारी चीज़ें निश्चित होती हैं कि आपको एक टाइम के हिसाब से जाना होगा। और ये क्या आपका जो कोर्स होता है वो 6 महीने का हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है। यहाँ पे क्या औपचारिकता होती है, औपचारिक रूप में, फॉर्मल रूप में हमको शिक्षा दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम मॉडल बनाते हैं टीचिंग से रिलेटेड। ठीक है, मॉडल बनाते हैं, जो भी मॉडल है, क्योंकि फॉर्मल बेस पे ही मॉडल बनाएंगे, इनफॉर्मल बेस पे तो मॉडल बनाएंगे नहीं। यहाँ पे जब हम फॉर्मल दें तो टीचिंग के लिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारा करिकुलम बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या पाठ्यचर्या बनाई जाएगी, जो सिलेबस होगा। ठीक है, सिलेबस होगा वो तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ें होंगी सभी, तो इसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए जो आपका सिलेबस हुआ, इसको हम क्या जो आपका करिकुलम हुआ, इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम गाइडलाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, गाइडलाइन
मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि जो विषय सूची होती है, जो विषय वस्तु होती है, जो पाठ्यचर्या होता है, जो पाठ्यचर्या अभिकल्प होता है, करिकुलम डिज़ाइन, ठीक है, इसको हम क्या मॉडल भी बोलते हैं। तो इसका प्रतिनिधि होता है करिकुलम डिज़ाइन। तो करिकुलम डिज़ाइन के अंतर्गत क्या होता है, हमने आपको बताया था, इसके अंदर आपकी इंडेक्स होगी, विषय वस्तुएँ होंगी, कंटेंट होगा, टॉपिक होगा, चैप्टर होगा, जो हम एक सिलेबस के रूप में तैयार करते हैं, ठीक है। तो उसमें हमको क्या पढ़ाना है, उसमें हमको एक टीचर को क्या होती है, टीचर के पास एक सिलेबस होता है, उसी के आधार पर तो टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है कि किस क्लास में क्या पढ़ाना है। ये टीचर्स को कैसे पता चलता है, करिकुलम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। करिकुलम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कितनी बच्चे को एक्टिविटी करवानी है, कितना सब्जेक्ट पढ़ाना है, कितना सब्जेक्ट बच्चों को समझाना है, क्या चीज़ें समझानी है, क्या क्रियाएँ करवानी है, ये किस तरीके से टीचर्स को पता चलता है करिकुलम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं औपचारिक रूप में होती हैं, सभी चीज़ें निश्चित होती हैं, ठीक है। और ये कैसा, ये विषय वस्तु केंद्रित होता है। यहाँ पे विषय वस्तु होती है विषयों पे मुख्य रूप से, क्योंकि जो सैद्धांतिक ज्ञान होता है मुख्य रूप से स्कूलों में औपचारिक रूप से वो दिया जाता है। तो यहाँ पे औपचारिकता मानी जाती है, जो भी चीज़ें होती हैं सभी निश्चित होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है, कोई चीज़ निश्चित नहीं, कोई निश्चितता नहीं, ठीक है। और ये जो शिक्षा होती है ये हमारी कब, जीवन भर चलती है, ठीक है। कैसे चलती है, जीवन भर चलती है। जो ये शिक्षा होती है जीवन भर चलती है, इसको कह सकते हैं लाइफ लॉन्ग, ठीक है। क्योंकि जहाँ कहीं भी, क्योंकि एक व्यक्ति होता है वो जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है, लेकिन यहाँ पे इसकी कोई औपचारिकता नहीं होती है। हम टेलीविज़न से सीखते हैं, हम किसी पोस्टर से सीखते हैं, हमको पोस्टर के जरिए किसी भी चीज़ का पता चलता है, हम न्यूज़पेपर से सीखते हैं। तो यहाँ पे हमारी कोई समय सीमा निश्चित नहीं है कि हमको इतने ही टाइम के अंदर सीखना है, हम कहीं भी सीख सकते रहते हैं। इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, परिवर्तन, इसमें क्या परिवर्तन हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका ये औपचारिक मोड है, ठीक है जी, औपचारिक शिक्षा है, जो आपकी फॉर्मल एजुकेशन है, ये कैसी हो सकती है, ये आपकी परंपरागत हो सकती है। इसको क्या कह सकते हैं, परंपरागत कह सकते हैं। तो जो आपकी शिक्षा होती है, शिक्षा भी कैसे, इसमें हम कह सकते हैं इसकी भी दो भाग मान, जैसे आपकी जो सिलेबस में है, ये टीचिंग का हमने आपको बता दी कि ये आप पढ़ते आ रहे हैं, ये आपने कई जगह पढ़ी है आपने कि औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, इससे आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लेकिन अब इसके माध्यम से आपको दो मॉडल अपने एजुकेशन में पढ़ना है सिलेबस में, परंपरागत एवं समकालीन, ठीक है, परंपरागत एवं समकालीन। परंपरागत के अंतर्गत क्या आ जाता है, परंपरागत के अंतर्गत आता है जो जैसे शिक्षा व्यवस्था होती थी कि टीचर होता है, टीचर बच्चों को पढ़ाता है, जो शिक्षा व्यवस्था जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी। ये जो शिक्षा व्यवस्था होती है ये विषय आधारित होती है, ठीक है, विषय वस्तु आधारित, विषय आधारित। यहाँ पे क्या, सैद्धांतिक ज्ञान को, ठीक है, सैद्धांतिक ज्ञान को महत्व दिया जाता है। तो मान लीजिए जो टीचर निर्देश दे रहा है और बच्चा उसको समझ रहा है, ठीक है, बच्चा उसको समझ रहा है या जो संकेत दे रहा है वो सुन रहा है, ठीक है, उसमें अंदर से कोई चीज़ नहीं होती है कि उस प्रॉब्लम सॉल्विंग की, जो समस्या समाधान की, उसके अंदर योग्यता विकसित नहीं होती है। केवल क्या होता है कि वो टीचर का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों को विषयों में महत्वपूर्ण ज्ञान देना और विषयों में उनको निपुण करना, सब्जेक्ट ज्ञान में निपुण बनाना बच्चों का। और जो यहाँ पे जो टीचर होता है एक्सपर्ट होता है, ठीक है, क्या, विषय का एक्सपर्ट होता है, क्योंकि जो ये मॉडल बनाएगा, क्योंकि ये परंपरागत मॉडल है, जो ये मॉडल बनाएगा तो उसको खुद अपने विषयों का, सारे विषयों का ज्ञान होगा, तभी तो वो बनाएगा। कि पहले के ज़माने में जैसे शिक्षा दी जाती थी तो केवल एक विषय की बात नहीं की जाती थी, वहाँ पे क्या होता था कि सभी विषय सिखाए जाते थे, हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना, गणित भी पढ़ना, संस्कृत भी पढ़ना, सभी विषय को पढ़ाना है। तो ये क्या है, ये ट्रेडिशनल मोड है, परंपरागत मॉडल है। यहाँ पे हम सभी विषयों को पढ़ाएंगे, सभी विषयों को पढ़ाने की बात कहेंगे। तो यहाँ जो टीचर होता है ये टीचर केंद्रित होता है, टीचर केंद्रित कह सकते हैं या विषय वस्तु केंद्रित, मुख्य रूप से ये विषय पर आधारित होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे छात्र को बहुत सारे विषयों में निपुण बनाने की बात की जाती है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम जो भी चीज़ पढ़ाते हैं, जो शिक्षक पढ़ाता है वो एक्सपर्ट होता है, जो इस मॉडल को बनाता है विषयों में। यहाँ पे बात करते हैं कि हमको स्टूडेंट्स को एक्सपर्ट बनाना होता है सब्जेक्ट्स में। जैसे पहले क्या होता था कि हमको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते थे। क्यों? 10th में हम किसी भी सब्जेक्ट में चूज़ नहीं कर सकते थे कि हम कौन सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। मान लीजिए हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है, तो हमको सभी विषय पढ़ने होते हैं। लेकिन अब क्या होता है, अब हम सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो मतलब कि यदि बच्चा मैथ नहीं पढ़ना चाहता है फिर भी उसको मैथ पढ़नी पड़ेगी। तो ये जो परंपरागत मॉडल कहता है, ये कहता है कि बच्चा यदि मैथ नहीं पढ़ना चाहता फिर भी उसको मैथ पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स में ये सभी सब्जेक्ट्स पर बराबर बल देते हैं कि बच्चों को सभी सब्जेक्ट्स आने चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। तो जो अब सिस्टम होता है वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है। ठीक है, CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है कि मतलब हम किसी भी एक सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट को चुन सकते हैं, उसके आधार पर हम शिक्षा एजुकेशन ले सकते हैं। लेकिन ये परंपरागत मॉडल में नहीं होता है। परंपरागत जो देश आपका होता है इसमें ये चीज़ नहीं होती है। इसके विपरीत समकालीन मॉडल होता है। ठीक है, इसके विपरीत इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसका मैं यहाँ पे आपको कंपेयर लुकनेस बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। परंपरागत और यहाँ पे क्या सकते हैं समकालीन। ठीक है, तो ये क्या होता है, विषय केंद्रित होता है। ये क्या होता है, ये छात्र केंद्रित होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये पूर्ण रूप से छात्र की भी योग्यता को, रुचि को भी ध्यान में रखता है, लेकिन यहाँ पे टीचर का भी मुख्य रोल होता है। टीचर इम्पोर्टेंट। और यहाँ पर भी टीचर इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे हम किसी भी सब्जेक्ट का चुनाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सारे विषय पढ़ना अनिवार्य होता है, सभी विषय पढ़ना अनिवार्य। ठीक है, नो चेंज लिख सकते हैं, नो चेंज। ठीक है, जैसा चल रहा है वही चलने दो। ठीक है, जो चल रहा है उसे चलने दो। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ चेंज, परिवर्तन के हिसाब से, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से हम बालक को शिक्षा दे सकते हैं। जो शिक्षा बालक लेना चाहे अपने चूजिंग के हिसाब से बालक शिक्षा ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10th क्लास में क्या होता था, मान लीजिए 10th क्लास में आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे गणित, हिंदी, इंग्लिश आपको सभी पढ़ने होते थे। पहले ऐसा होता था, कोई चूजिंग वो नहीं होता था, कोई हम सब्जेक्ट को चुन नहीं सकते थे। जितने सब्जेक्ट आपके क्लास 10th में है वो सभी सब्जेक्ट प्रत्येक बच्चे को पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा होता था, उसको क्या कहते थे, ट्रेडिशनल मोड, परंपरागत मॉडल। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जो मॉडल है CBCS, ठीक है, इस पर आधारित है। इस पे इसको कहते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम मतलब कि हम अपने चॉइस के आधार पर सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है आपको पता है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता, जो जैसा चल रहा है वो चल रहा है। लेकिन यहाँ पे हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, समाज के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, सोसाइटी के हिसाब से परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि भाई हमारी आवश्यकताएं बदल गई।
समकालीन मॉडल का मतलब है, जैसे मान लीजिए अभी हमारा प्रेजेंट टाइम में कोविड-19 की समस्या फैली हुई है, ठीक है। तो जो आगे हमारी शिक्षा की व्यवस्था होगी वो क्या होगा, उसमें इन चैप्टर्स को इंक्लूड कर दिया जाएगा, ये सारी समस्याओं का उसमें विश्लेषण किया जाएगा, छात्रों को इसकी शिक्षा दी जाएगी, ये क्यों फैला था, किस तरीके से फैला था, इसके उपचार क्या हैं, इसके मेरिट क्या है, इसके डिमेरिट क्या है। तो यहाँ पर उनकी सारी चीज़ों को हमको अपनी करिकुलम में स्थान देना होगा, अपनी करिकुलम में इनको इंक्लूड करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि भविष्य में हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, आवश्यकताएं हैं कि हम कोविड-19 की समस्या से बच सकें, भविष्य में ये बीमारी ना फैले, ये हमारी आवश्यकता है और हमारा उद्देश्य है और हमारा लक्ष्य भी है, ठीक है। तो इसके लिए हम अपने करिकुलम में चेंज करेंगे, तो इसी को समकालीन मॉडल कहते हैं कि हम सोसाइटी के हिसाब से परिवर्तन लाते हैं। तो करिकुलम में चेंज करेंगे, जब चेंज करेंगे तभी हम अपने बच्चों को नई जो मॉडर्न शिक्षा है उसकी शिक्षा हम दे सकेंगे। टीचर उसको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि टीचर उसको बच्चों को सारी चीज़ों को बताता है, लेकिन यहाँ पे बच्चा भी प्रश्न पूछने के योग्य होता है और टीचर से सारी चीज़ें पलट कर पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा एक बोरिंग मोड होता है, मतलब कि वो उसको कोई मतलब नहीं होता है जो सब्जेक्ट उसको पढ़ा रहे हैं, तो बस केवल सब्जेक्ट्स आधारित ज्ञान पढ़ता है, सैद्धांतिक ज्ञान पढ़ता है, बाकी उसको व्यावहारिक जीवन से, व्यावहारिक ज्ञान से कोई मतलब नहीं रहता, ना ही कोई क्रिएटिविटी करता है, ना ही कोई एक्टिविटी करता है, उसको कोई इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि इसमें क्या होता है, ठीक है। इसमें आप लिख दीजिए परंपरागत मॉडल के अंतर्गत कि जब अध्यापक छात्र को पाठ के माध्यम से सीखने के निर्देश देता है, तो ठीक है कि जब अध्यापक छात्र को सीखने के निर्देश देता है तो छात्रों में इससे समस्या को हल करने का निर्णय, तो छात्रों में इससे समस्या को हल करने का निर्णय लेने के कौशल का विकास नहीं होता, ठीक है। निर्णय लेने के कौशल का विकास नहीं होता। ये परंपरागत मॉडल के अंतर्गत आपका आता है कि जब अध्यापक छात्र को पाठ के माध्यम से, विषय के माध्यम से, लेसन के माध्यम से, जो उसकी विषय वस्तु है उसके माध्यम से सीखने के निर्देश देता है या पढ़ाता है, ठीक है, तो छात्रों में इससे समस्या को हल करने का, निर्णय लेने का कौशल का विकास नहीं होता है। तो उसके अंदर जो उसकी समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने का विकास नहीं होता है। लेकिन इसी के विपरीत जो समकालीन मॉडल है इसके अंतर्गत ऐसा होता है कि जब छात्र अध्यापक को पाठ के माध्यम से सीखने के निर्देश देता है तो छात्रों में अपनी समस्या को हल करने का, निर्णय लेने का भी कौशल का विकास होता है। इसी के विपरीत डेफिनेशन हम इसके अंतर्गत लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका मतलब यहाँ पे है, जो चीज़ चल रही है उसे चलने दो, ठीक है, उसको ख़त्म मत करो, ठीक है। जो पुरानी शिक्षा प्रणाली क्या होती थी उसमें क्या होता था कि टीचर होता था, सभी लेसन को पढ़ाएगा, पाठ को पढ़ाएगा, सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ने अनिवार्य होते हैं, तो ऐसा होता था। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बना दो, फिर एक्सपर्ट बना दो एक सब्जेक्ट में। लेकिन यहाँ पे कहते थे ये सभी विषय पढ़ाओ, ठीक है, ये सभी विषयों का, ठीक है, सभी सब्जेक्ट, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ज्ञान होता था वो कैसा होता था, अधकचरा ज्ञान होता था। जब हम 10 विषय पढ़ेंगे तो 10 विषयों के हम एक्सपर्ट तो बन नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे जो परंपरागत मॉडल में होता था ये अधकचरा ज्ञान होता है। जो अधकचरा ज्ञान जो होता है कहीं भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि अधकचरे ज्ञान में हम क्या होते हैं, यदि हमारे पास 10 क्वेश्चन है तो हम 10 में कुछ गलती कर देंगे, हमको समझ में ही नहीं आएगा कि हमारा क्या राइट। लेकिन यहाँ पे कहते हैं एक विषय में एक्सपर्ट बना दो बच्चे को, जो बच्चा सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है उसी विषय में उसको एक्सपर्ट बना दो। तो ये जो ज्ञान है ये ज़्यादा बेस्ट ज्ञान है, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा ज्ञान है। इसीलिए कह देते हैं कि सभी विषय बच्चों को नहीं पढ़ाना है। जो बच्चा जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है उसका जो इंटरेस्ट है, जो उसकी योग्यता है, उसके अकॉर्डिंग, छात्र के अकॉर्डिंग हमको ज्ञान देना चाहिए, ठीक है। इसमें मॉडल किस तरीके का बनेगा उसकी बात हम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। समकालीन मॉडल और आपका परंपरागत मॉडल होता क्या है, ठीक है। इसका जो मॉडल बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आपका आएगा विषय वस्तु विश्लेषण या विषय विश्लेषण। कोर्स एनालिसिस, कोर्स एनालिसिस। इसके बाद आपका आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विषय वस्तु को एनालिसिस करेंगे या विषय वस्तु का विश्लेषण करेंगे परंपरागत मॉडल में, ठीक है। जो हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे के सामने बच्चे को जो पढ़ना है, जो उसके सब्जेक्ट्स हैं, उसका क्या करेंगे, विषय वस्तु का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आएगा, इसके बाद आएगा आपका लर्निंग एक्सपीरियंस, स्टूडेंट लर्निंग एम्स, ठीक है। छात्र का अधिगम उद्देश्य, अधिगम उद्देश्य, ठीक है। छात्र मतलब कि यहाँ पे क्या है कि छात्र क्या सीखना चाह रहा है या क्या पढ़ना सीख रहा है, ठीक है। छात्र का अधिगम उद्देश्य क्या है, स्टूडेंट लर्निंग एम्स, ठीक है। कि छात्र का अधिगम उद्देश्य क्या है, कि मतलब स्टूडेंट लर्निंग एम्स की वो क्या सीखना चाह रहा है, क्या पढ़ना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे छात्र को क्या पढ़ेगा, ठीक है। विषय पहले हम विषय वस्तु का विश्लेषण करते हैं, क्योंकि ये सबका कोर्स के हिसाब से होगा ना, क्लास के हिसाब से होगा, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा विषय वस्तु, ठीक है, कंटेंट, कोर्स की विषय वस्तु, ठीक है, कोर्स की विषय वस्तु, विषय वस्तु यानी कंटेंट, ठीक है। कोर्स ऑफ कंटेंट मतलब कि विषय वस्तु से मतलब है कि यहाँ पे कि कौन सा कोर्स कर रहा है, वो हाई स्कूल कर रहा है, 10th कर रहा है, 12 कर रहा है, BA कर रहा है, क्योंकि इनके हिसाब से इनका विषय विश्लेषण होगा। इसके बाद फिर छात्र का अधिगम उद्देश्य, छात्र के क्या उद्देश्य से क्या सीखना है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका लर्निंग उद्देश्य क्या है। इसके बाद कोर्स की विषय वस्तु, जो कोर्स वो कर रहा है, BA कर रहा है तो इसकी विषय वस्तु, 10th कर रहा है तो इसकी विषय वस्तु, 12 कर रहा है तो इसकी विषय वस्तु, मतलब कंटेंट क्या होगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा इंस्ट्रक्शन, ठीक है, निर्देशात्मक रणनीति, निर्देशात्मक रणनीति, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन। क्योंकि आप कोई भी कोर्स लेंगे तो इसमें आपको कुछ निर्देश दिए जाएंगे, क्योंकि ये औपचारिक मोड पे होता है। परंपरागत की हम बात कर रहे हैं तो सभी में ये चीज़ें होंगी, थोड़ा बहुत ही डिफरेंट होगा, लेकिन ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो जो परंपरागत मॉडल के हिसाब से हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो परंपरागत मॉडल के हिसाब से यहाँ पे इसकी कोर्स की रणनीति होगी, निर्देशात्मक कुछ रूल्स होंगे, अनुशासन होगा, ठीक है, निर्देशात्मक रणनीति, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे आपको, ठीक है, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। इसके बाद आपका क्या होगा, आपको ये सभी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। इसके बाद आपका कोर्स का आकलन किया जाएगा, नीचे का दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोर्स का आकलन, कोर्स का आकलन, कि जो हमने कोर्स आपको पढ़ाया है वो आप कितना
उसमें सफल हुए हैं, ठीक है, असेसमेंट। तो आकलन करते हैं या एवेल्युएशन, आकलन के अंदर असेसमेंट, ठीक है। मतलब कि यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ये विषय वस्तु केंद्रित होता है कि यहाँ पे हम सबसे पहले जो विषय पढ़ा रहे हैं उसका विषय विश्लेषण करेंगे कि आपको कौन कौन से विषय यहाँ पे पढ़ने हैं। इसके बाद छात्र का अधिगम उद्देश्य, छात्र का लर्निंग एम्स क्या है कि जो छात्र पढ़ना चाहता है उसका एम्स क्या है, ठीक है। इसके बाद कोर्स की विषय वस्तु, वो कौन सा कोर्स ले रहा है उसका आपका कंटेंट होगा, ठीक है, जो उसका कोर्स है उसकी विषय वस्तु। फिर निर्देशात्मक, यहाँ पे कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। इसके बाद कोर्स का आकलन असेसमेंट, मतलब जो आपने कोर्स लिया है उसको किस सीमा तक आपने पाया है, ठीक है, कितना आपने उसका आप उसको पढ़ पाए हैं, ठीक है। तो ये इसका एक डायग्राम बनेगा, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। हमने यहाँ पे सीधे सीधे लिख दिया है, आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं कि यहाँ पे आपका कोर्स एनालिसिस, स्टूडेंट्स लर्निंग एम्स, कंटेंट, इंस्ट्रक्शन, कोर्स ऑफ एनालिसिस या कोर्स का आकलन, ठीक है। तो ये आपका परंपरागत जो मॉडल है, आपका ट्रेडिशनल मोड, इसमें आपका इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, ठीक है। आपको इसमें आपने सारी चीज़ें बता दी कि इसमें क्या होता है कि टीचर पर फोकस ज़्यादा होता है, स्टूडेंट्स पर फोकस कम होता है, क्योंकि जो टीचर होगा, जो एक्सपर्ट होता है, वही यहाँ पे इसका क्या करता है, करिकुलम का निर्माण करता है, करिकुलम डिज़ाइन करता है। जो ये होता है ये बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे विषय हमको पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो समकालीन अध्ययन होता है, जो समकालीन मॉडल होता है, उसमें केवल एक विषय पर जोर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे जो औपचारिक रूप में होते हैं तो नियम होते हैं, अनुशासन होते हैं, ठीक है। तो आपको बता दिया कि यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज, जो जिस तरीके से चल रहा है वैसे ही होगा। तो आपका ये हो गया परंपरागत आधारित मॉडल, ठीक है। अगली बात हम ये करते हैं आपकी, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका परंपरागत मॉडल का स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम समकालीन जो मॉडल है उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा उसकी बात करते हैं। इसमें हमारी क्या होती है, सबसे पहले हमारी आवश्यकता होती है। आवश्यकताओं को देखते हुए हम छात्र की आवश्यकताओं को देखते हुए उसके उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। उद्देश्यों के निर्धारण के बाद उसकी विषय वस्तु चयन करते हैं, ठीक है। विषय वस्तु को फिर क्या करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं, फिर उसका मूल्यांकन करते हैं। तो इस तरीके से आपको समकालीन मॉडल पढ़ा चुके हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, जो इसका ये मॉडल बनेगा, वो किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले नीड एनालिसिस, आवश्यकता विश्लेषण, आवश्यकता विश्लेषण, क्योंकि यहाँ पे ये नीड को महत्व देते हैं, ठीक है। क्योंकि जो ये मॉडल होता है आपको पता है प्रेजेंट की बात करता है कि वर्तमान में हमारी आवश्यकता क्या है, उनके हिसाब से हम एजुकेशन के हिसाब से मॉडल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बच्चों को आवश्यकता क्या है और उनकी रुचि क्या है, ठीक है। किस आधार पर उनकी रुचि है, जो आधुनिक जो प्रेजेंट में जो चीज़ें हैं उनके हिसाब से हम ये मॉडल बनाते हैं, ठीक है। और बच्चों की आवश्यकता क्या है और वो क्या इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि इसको छात्र केंद्रित भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मॉडल होता है ये प्रेजेंट से रिलेटेड होता है, इसीलिए ये आधुनिकता पर, ठीक है, आधुनिकता पर आधारित होता है जो समकालीन मॉडल होता है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले आवश्यकता का विश्लेषण करेंगे, आवश्यकताओं को देखेंगे कि बच्चे की आवश्यकता क्या है। फिर यहाँ पे क्या उद्देश्यों का निर्माण करेंगे, ठीक है, उद्देश्यों का निर्माण करेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं नीड एनालिसिस, ठीक है, नीड एनालिसिस। इसके बाद यहाँ पे जो अगला होगा उद्देश्यों का निर्माण, कि हमारे उद्देश्य क्या है, क्योंकि हमने आपको बताया जो हमारी आवश्यकता होती है उन्हीं के हिसाब से हमारे उद्देश्य बनते हैं और उन्हीं के हिसाब से हमारा करिकुलम बनता है। आवश्यकता जो प्रेजेंट में हमारी आवश्यकता है वही हमारी शिक्षा के उद्देश्य होंगे, और जो हमारी शिक्षा के उद्देश्य होंगे उसी के हिसाब से हम अपना करिकुलम तैयार करेंगे, जिससे जो हमारी प्रेजेंट की आवश्यकताएं हैं उनको शिक्षा के माध्यम से हम पूरा कर सकें और शिक्षा के माध्यम से उन उद्देश्यों को पूरा कर सकें, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, ठीक है। तो उद्देश्यों का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं इसको। इसके बाद आती है विषय वस्तु का चयन, फिर विषय वस्तु का चयन करेंगे, ठीक है। उद्देश्यों का निर्माण, फॉर्मुलेशन, ऑफ एम्स बोल सकते हैं इसको, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, एम्स नहीं ऑब्जेक्ट्स,
ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसके बाद विषय वस्तु का चयन करेंगे। विषय वस्तु का चयन, सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, कंटेंट, सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, कंटेंट, कंटेंट। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा कार्यान्वयन, इम्प्लीकेशन। कार्यान्वयन में जो हमारी देखिए आवश्यकताएं हैं, सबसे पहले हम उनका विश्लेषण करेंगे, फिर अपने उद्देश्यों का निर्माण करेंगे कि हमारे उद्देश्य क्या है। इसके बाद हम विषय वस्तु का चयन करेंगे कि क्या हमारा कंटेंट होगा, सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, कंटेंट, कि हमारी जो विषय वस्तु होगी वो क्या होगी, क्योंकि हम समकालीन के आधार पर बात कर रहे हैं कि जो हमारी प्रेजेंट की आवश्यकताएं होंगी उसी के आधार पर हमारा करिकुलम तैयार किया जाएगा। तो जब हम अपने विषय वस्तु का चयन कर लेंगे तो इसको फिर क्या करेंगे, कार्यान्वयन करेंगे, इम्प्लीकेशन। ठीक है, इम्प्लीकेशन, कार्यान्वयन करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एवेल्युएशन। ठीक है, मूल्यांकन करेंगे कि जो हमने विषय वस्तु का चयन किया है उसको कार्यान्वयन, मतलब कि उसको कार्यान्वयन करेंगे, उस विषय वस्तु को लागू करेंगे। ठीक है, उसको पढ़ेंगे। इसके बाद उसका मूल्यांकन करेंगे कि जो विषय वस्तु हमने बनाई है, जो हमारे उद्देश्य थे, क्या वो हमारा मूल्यांकन का मतलब होता है कि इसको हम बहुत ही सीधी सी भाषा में पढ़ते हैं, मूल्य प्लस अंकन। ठीक है, किसी भी वस्तु को अंक देना या मूल्य देना। ठीक है, मूल्यांकन का मतलब होता है किसी भी वस्तु के मूल्य का अंकन करना। ठीक है, मूल्य को देना, डिसाइड करना। या मान लीजिए किसी ये मार्कर है, ठीक है, तो इसका क्या करना, इसको मूल्य निर्धारित करना। ठीक है, मूल्यांकन कहते हैं। तो मतलब कि जो हमारे उद्देश्य थे इवैल्यूएशन से, कि जो हमारी आवश्यकता थी, यहाँ पे जो हमने उद्देश्य बनाए थे उसी के हिसाब से विषय वस्तु का चयन किया था। फिर हमने विषय वस्तु को कार्यान्वयन किया था, इम्प्लीकेशन। इसके बाद उसका मूल्यांकन, तो जो हमारे उद्देश्य थे क्या वो हमारे उद्देश्य यहाँ पे पूरे हुए हैं, प्रेजेंट की परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए क्या हमारे उद्देश्य पूरे हुए हैं। इसके बाद लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, फीडबैक। फीडबैक आ जाएगा। इसमें हम देखेंगे कि लास्ट में होता है ये सबसे, ठीक है, कि जो मूल्यांकन करने के बाद जो उद्देश्य हमारे पूरे नहीं हो पाए हैं, मान लीजिए हमारा कोई उद्देश्य था तो ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनल रूप से पूरा हो ही जाएगा। जब जो फीडबैक आता है उसको देख के हम जो अपना आगे का करिकुलम तैयार करेंगे उसमें उन चीज़ों में सुधार करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका समकालीन मॉडल बनता है उसका आपका ये स्ट्रक्चर होगा। तो ये स्ट्रक्चर को आपको याद रखना पड़ेगा। हो सकता है इनका सीक्वेंस कभी पूछ लिया जाए कि जो समकालीन मॉडल होता है उसमें पहले क्या आता है फिर क्या आता है, क्योंकि रिसर्च में स्टेप बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है इसके स्टेप भी पूछ लिए जाएँ। ठीक है, तो क्योंकि ये मॉडल आपके इसमें जुड़ गए हैं तो आपको पढ़ना इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये जो मॉडल रिलेटेड होता है ये आपका प्रेजेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला आता है, इसी के अंदर परंपरागत तथा समकालीन मॉडल के अंतर्गत आता है शैक्षिक विषय आधारित मॉडल। शैक्षिक विषय आधारित मॉडल इस समय क्या होता है, मॉडल बहुत सारे दिए हुए हैं आपको इसमें। शैक्षिक विषय आधारित मॉडल, तो आप लोग ये बता सकते हैं मॉडल के नाम से कि हमने आपको पढ़ाई कि दो तरीके के मॉडल होते हैं। एक आपका परंपरागत मॉडल होता है, एक समकालीन मॉडल होता है। परंपरागत मॉडल में क्या होता है, जो चीज़ें जैसी चल रही हैं उनको उसी तरीके से चलने दीजिए। और समकालीन मॉडल में क्या होता है, जो प्रेजेंट की स्थिति है, वर्तमान को देखते हुए हमको अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए अपने करिकुलम में चेंज करना है। ठीक है, सोसाइटी के हिसाब से हमको चेंज करना पड़ेगा, समाज के हिसाब से, तभी हमारी जो शिक्षा होगी वो अच्छी होगी। ठीक है,
तो जो परंपरागत मॉडल कहता है वो कहता है नो चेंज, और जो समकालीन आधारित मॉडल कहता है ये कहता है परिवर्तनशीलता को स्वीकार करता है। ठीक है, तो इसके बाद आधार पे आपका जो शैक्षिक विषय आधारित मॉडल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, शैक्षिक विषय आधारित मॉडल। जो विषय आधारित मॉडल है इसको स्पेशली हमने परंपरागत मॉडल में रखा था कि जो परंपरागत मॉडल होते हैं ये विषय आधारित मॉडल होते हैं, तो यहाँ पे हम इसको भी परंपरागत मॉडल कह सकते हैं कि ये जो शैक्षिक विषय आधारित मॉडल है ये कैसा है, परंपरागत मॉडल है। ठीक है, ट्रेडिशनल मॉडल। ठीक है, तो ये कैसा है, परंपरागत मॉडल है। ठीक है, तो ये जो मॉडल होता है ये परंपरागत मॉडल होता है। शैक्षिक विषय आधारित मॉडल से मतलब है आपका, देखिए विषय आधारित है इसलिए ये परंपरागत मॉडल है, और जो शैक्षिक विषय आधारित मॉडल है, ठीक है, शैक्षिक विषय आधारित पाठ्यक्रम मॉडल, शैक्षिक विषय आधारित पाठ्यक्रम मॉडल, और जो पाठ्यक्रम मॉडल, इससे मतलब है कि जो आपका स्कूल में जो शिक्षा व्यवस्था होती है, ठीक है, जो स्कूल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए आपका विषय वस्तु, ठीक है, विषय वस्तु, उद्देश्य हो गए, ठीक है, जो हमारी विषय वस्तु है, जो उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य हैं छात्रों के, ठीक है, मूल्यांकन मान लीजिए, अनुशासन हो गया, स्कूल में ये सभी चीज़ें होती हैं। तो इनमें कैसे हम समायोजन कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से समायोजन कर सकते हैं स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो उनकी विषय वस्तु होती है, जो उनके उद्देश्य होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं, एक अनुशासन होता है, उसमें किस तरीके से समायोजन बैठाया जाता है। तो ये कहता है कि शैक्षिक विषय आधारित पाठ्यक्रम मॉडल जो होता है ये स्कूल बेस होता है। ठीक है, जो स्कूल में जो हमारा मॉडल काम करता है वो यही मॉडल होता है। स्कूल में जो काम करता है, जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, ये जो क्या होता है, इसमें शिक्षक इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, शिक्षक इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, शिक्षक इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि एक टीचर ही है जो इन सारी चीज़ों को बना के रखता है स्कूल में। ठीक है, क्योंकि ये विषय केंद्रित होता है, विषय वस्तु केंद्रित होता है, और जो टीचर होता है वो एक्सपर्ट होता है, जो विषय वस्तु का निर्धारण करता है, उसको किस तरीके से क्या करना है, क्या बच्चों के लक्ष्य हैं, क्या उनको अनुभव स्कूल में मिल रहे हैं, क्या वो क्रियाएँ कर रहे हैं, ठीक है, अपने उद्देश्यों को किस तरीके से पूरा कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमको क्या स्कूल में मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पाठ्यक्रम की मूलभूत आवश्यकताओं के आधार पर छात्रों को सीखने का पूर्ण अधिकार होता है। ये हम कहते हैं कि जो पाठ्यक्रम की वस्तु होती है, जो पाठ्यक्रम की विषय वस्तु होती है, कंटेंट होता है, उसको सीखने पर जो सीखता है छात्रों का पूर्ण अधिकार होता है। जो हमारा सिलेबस दिया हुआ है, जो हमारे पास सिलेबस है, उसको छात्र पूर्ण तरीके से सीख सकते हैं, लेकिन उसको सिखाने वाला एक टीचर ही होता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो पाठ्यचर्या के क्षेत्रों का हम सर्वेक्षण करते हैं और आकलन करते हैं। ठीक है, पाठ्यचर्या के क्षेत्रों का सर्वेक्षण करते हैं और आकलन करते हैं कि जो पाठ्यचर्या है वो हमारी किस तरीके से हो रही है, तो उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, उसको सर्वेक्षण करते हैं कि जो पाठ्यचर्या है उसके क्षेत्र जो हैं उसको किस तरीके से हमारे सही हैं, पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और उनका आकलन भी करते हैं। यदि जितने पूरे हो रहे हैं, जो कमियां रह रही हैं, उनके लिए हम और क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो शैक्षिक विषय आधारित पाठ्यक्रम मॉडल होता है, जो स्कूलों में जो मॉडल होता है वो ये शैक्षिक विषय आधारित ही मॉडल होता है, और इसमें अनुशासन इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि सभी की सभी चीज़ें, चाहे वो आपकी विषय वस्तु हो, चाहे बच्चे के उद्देश्य हों, लक्ष्य हों, आवश्यकताएं हों, शैक्षणिक उसके अनुभव हों, जो लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है, अधिगमकर्ता के जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, ये सभी स्कूल में ही होते हैं, लेकिन अनुशासन के साथ होते हैं। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें अनुशासन के साथ होता है। बच्चा विषय सीख रहा है, लेकिन उसमें भी उसका अनुशासन होता है, टाइम होता है, टीचर्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और स्टूडेंट्स की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अनुशासित हो रहता है। तो ये जो मॉडल होता है शैक्षिक एवं विषय आधारित पाठ्यक्रम मॉडल, ये स्कूल बेस्ड मॉडल होता है। यहाँ पे ये स्कूल
ठीक है। इसी के आधार पर हम तय करते हैं कि हमारे स्कूल में क्या शैक्षणिक कार्यक्रम होना है, किस तरीके से उनको करना है, किस तरीके से जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं वो पूरे होते हैं। जैसे स्कूल में जो शैक्षणिक कार्यक्रम आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, शैक्षिक विषय आधारित जो पाठ्यक्रम मॉडल बनाया जाता है, इसी में जो शिक्षा की हमारी जो क्रियाएँ रहेंगी, शिक्षा की जो शैक्षणिक कार्यक्रम होते हैं वो इसी के अंतर्गत बनाए जाएंगे। इसी से जो शैक्षिक कार्यक्रमों के नियोजन एवं व्यवस्थीकरण को भी निश्चित किया जाता है। ठीक है, कि किस तरीके से हम कार्यक्रम को नियोजित करेंगे और किस तरीके से उनकी व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो ये स्कूल बेस्ड मॉडल है अनुशासन को रखते हुए। ठीक है, जो ये मॉडल होता है शैक्षिक विषय आधारित मॉडल होता है, ये मॉडल वह मॉडल होता है जिसमें जो हमारी सामग्री होती है इसको अलग अलग विषयों में डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारी जो सामग्री होती है, जो शिक्षा से रिलेटेड जो कंटेंट होता है, उनको अलग अलग भागों में डिसाइड किया जाता है, अलग अलग सब्जेक्टों में डिसाइड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो पाठ्यक्रम का वह मॉडल है जिसमें सामग्री को अलग अलग विषयों में विभाजित किया जाता है। जैसे आपका गणित हुआ, अंग्रेजी हुआ, ये सभी जो विषय होते हैं स्कूल में शैक्षिक विषय आधारित मॉडल है। तो इस पे ये परंपरागत मॉडल है, जैसे ये सभी विषय एक बच्चे को पढ़ने होते हैं। ठीक है, भाषा हुआ, विज्ञान हुआ, सामाजिक अध्ययन हुआ, तो ये सारे विषय एक बच्चे को पढ़ने होते हैं स्कूल में, क्योंकि ये विषय वस्तु आधारित जो यहाँ पे जो कंटेंट होता है, जो हमारी सामग्री होती है, जो इसको विषय पर आधारित डिसाइड किया जाता है, जो सिलेबस बनाया जाता है, जो करिकुलम बनाया जाता है, विषयों के आधार पर बनाया जाता है। विषय में स्टूडेंट्स को निपुण किया जाता है, क्योंकि शैक्षिक विषयों पर आधारित होता है। तो यहाँ पे जो फोकस होता है वो सभी सब्जेक्ट्स में बच्चों को निपुण बनाना। ठीक है, मतलब उनको उनकी जानकारी देना एवं उनमें विशेषज्ञ बनाना, कैसे अनुशासन में रखते हुए। ठीक है, अनुशासित रहकर। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो चीज़ें हम स्कूल में देखते हैं, ठीक है, जो सभी चीज़ें हम स्कूल में देखते हैं वो किस पर आधारित होती हैं, हमारे शैक्षिक विषय आधारित पाठ्यक्रम मॉडल के अंतर्गत। ठीक है, तो जो भी मॉडल हम बनाते हैं, जो भी पाठ्यक्रम हम किसी भी क्लास के लिए बनाते हैं, तो उसमें अनुशासन भी होता है। और अनुशासन में रहते हुए जब हम अपने ज्ञान को सीखते हैं, अपनी सारी चीज़ों को नियोजित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, जो क्रियाएँ करते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं शिक्षा से रिलेटेड, वो सब शैक्षिक कार्यक्रम जो भी हमको बनाना है, मान लीजिए हमको जो पीरियड डिसाइड करने हैं कि कब लंच होगा, कब क्या होगा, तो ये सभी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे कि बच्चे को कौन कौन सी विषय वस्तुएं पढ़ानी है, किस क्लास में आपका क्या करिकुलम होगा। ठीक है, और क्या आप क्रियाएं करेंगे, ठीक है, क्या कार्यक्रम रखेंगे, क्या उनकी व्यवस्थीकरण होगा, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, शैक्षिक विषय आधारित पाठ्यक्रम मॉडल के अंतर्गत। तो जो स्कूल में जो चीज़ें होती हैं, जो आप देखते हैं, वो इसी पर आधारित होती हैं। ठीक है, तो ये मॉडल आप लोग की समझ में आ गया होगा। अगला जो मॉडल है कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल, सक्षमता आधारित मॉडल। ठीक है, तो ये मॉडल आगे कल बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।